कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो इमोर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। उनमें से एक इमोर्टल से ये कहता है कि उसे आराम करने का वक्त ही नहीं मिला और वो ये भी कहता है कि उसने किसी से वादा किया था है कि अगर किसी ने एक स्पेशल अगरबत्ती जला दी तो वो उस अगरबत्ती जलाने वाले को अपना स्टूडेंट बनाएगा। लेकिन 3 साल से जब भी कोई उस अगरबत्ती को जलाता है तो उसे बहुत ही जल्द बुझा देता है। मैं जब भी वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इन 3 सालों में 13वीं बार फिर से किसी ने अगरबत्ती जलाई तो वो इमोर्टल का नाम ली होता है। वो ये कहता है कि मैं फिर से वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि ये कौन जला रहा है और मेरे साथ ये मजाक कौन कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अगरबत्ती जला रहा है वो हमारा हीरो बाय होता है और वो कहता है कि इस बार मैं इस अगरबत्ती को जला कर ही रहूंगा और इसका सामना भी करूंगा। बार बार मैं इस अगरबत्ती को जलाकर यहाँ से भाग जाता हूँ। अगरबत्ती जलाने का रिचुअल बहुत ही खतरनाक होता है। आसमान से बाय पर बार बार बिजलियां गिर रही होती है और सब वहाँ पर प्रार्थना भी कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में कहते हैं कि बाय कितना बेवकूफ है। ये बात सुनकर उनमें से एक बूढ़ा कहता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाय हमारी फैमिली की तरह है। दूसरी तरफ बाय को लगता है कि वो इस रिचुअल में फेल हो गया। फिर वहाँ पर ली आकर कहता है कि ये अगरबत्ती कोई मजाक का खेल नहीं है। बाय उस इमोर्टल ली से कहता है कि मैं आपका यहाँ से 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ली कहता है कि तुम जैसा डरपोक लड़का ये अगरबत्ती आखिर क्यों जला रहा है? जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो तुम यहाँ से भाग जाते हो। पर बाय कहता है मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद ये विलेजर्स ही मेरी फैमिली है और यहाँ पर सब जानते हैं अगर मैंने अगरबत्ती जला दी तो आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे। तो विलेजर मुझे हमेशा ये कहते हैं कि बाय तुम हमें यहाँ से छोड़कर मत जाओ। ली ये सुनकर सोचता है कि ये लड़का इतनी यंग एज में भी दूसरों की परवाह करता है। बाय ली से कहता है कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मुझे भी एक इमोर्टल बनना है। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार अपनी विलेजर से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे अपने बच्चे जैसा समझते हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलेजर्स तो अलग ही मूड में होते हैं। वो बाय के जाने पर बहुत खुश हो रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। बाय उन विलेजर्स से कहता है कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। फिर ली बाय को इमोर्टल सेक्टर में लेकर जाता है ताकि बाय वहाँ पर रहकर ट्रेनिंग कर सके। बाय को जैंग नाम का एक आदमी वेलकम करता है और वो ये कहता है कि फायर किचन में आपका स्वागत है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम बाव होता है और वो ये सोचता है कि बाय रिश्वत देकर इस फायर किचन में आया है। बाव 7 साल से इस फायर किचन में आने के लिए स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि बाय ने यहाँ पर रिश्वत देकर आके उसकी जगह ले ली, इसीलिए बाव बाय पर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर जैंग वाटर मैजिक से बाय को बचा लेता है। जैंग कहता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम 2nd लेवल कल्टिवेटर हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाव नहीं सुनता और बाय पर चैलेंज मैजिक स्पेल कर देता है और वो ये कहता है कि जब वक्त आएगा तो हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। जैंग बाय से कहता है डरो मत, जब तक तुम मुझसे फाइट नहीं करते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर जैंग बाय को बताता है फायर किचन अपर लेवल एल्डर के लिए खाना बनाता है। सारे इंग्रेडिएंट स्पिरिचुअल पावर के होते हैं जो तुम्हें खाना बनाने में मदद करते हैं। बाय फायर किचन का 9th मेंबर होता है, इसीलिए बाय को डिवाइन इंस्ट्रूमेंटल सिलेक्शन सेरेमनी के लिए लेके जाया जाता है। बाय ये समझ रहा होता है कि उसे वहाँ पर पावरफुल वेपन्स दिए जाएंगे, लेकिन वो गलत होता है। वहाँ पर उसे खाने के बर्तन दिए जाते हैं। ये देखकर बाय कह रहा होता है क्या ये जरूरी है? इस पर जैंग उससे कहता है हर फायर किचन मेंबर के लिए बहुत जरूरी है। बाय को वहाँ पर एक बर्तन मिलता है और वो कहता है क्या ये चलेगा? वो बर्तन देखकर वहाँ पर उसे सब हंस रहे होते हैं क्योंकि वो बर्तन एक टलटल शेल की तरह होता है। जैंग उससे बताता है 10 कल्टिवेटर्स लेवल होते हैं, तुम जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे तुम्हारी पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। इन 10 लेवल्स को कल्टिवेशन कहते हैं। 10 लेवल्स के बाद फाउंडेशन कल्टिवेट होता है, इससे तुम अपने फाउंडेशन को मजबूत कर पाओगे। लेकिन फायर किचन में सिर्फ लेवल 3 का ही कल्टिवेशन होता है। हायर लेवल के लिए तुम्हें आउटर सेक्टर में जाना होगा और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बाय सोच रहा होता है कि उसे अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि उसे खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। बाय को ट्रेनिंग करने में भी बहुत मुश्किल हो रही होती है। बाय को पीछे किचन में से एक आवाज आती है तो बाय को ऐसा लगता है कि ये जरूर बाव होगा। लेकिन जब बाय पीछे देखता है तो वो ये देखता है कि वहाँ पर सारे मेंबर्स खाने पर टूट पड़ रहे हैं। वो खाने को ऐसा खा रहे होते हैं कि जैसे उनका ये आखिरी दिन हो। बाहर से बाव की आवाज आती है और वो बाय से कहता है कि तुम हमेशा किचन में नहीं रह सकते, जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाय कह रहा होता है कि बस मैं अब और नहीं खा सकता और वो ये प्रॉमिस भी करता है कि वो ये सब किसी को नहीं बताएगा। इस पर जैंग कह रहा होता है बाय ये तुम्हारे लिए अच्छा है, इससे तुम्हारी बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी। फिर इसके बाद बाय की बॉडी हीट अप करने लगती है। अगली सीन में हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है। बाय उस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर सकता था जो उसकी बॉडी में फ्लो कर रही होती है। फिर कुछ दिनों बाद बाय स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करने लगता है। बाय को भूख लग रही होती है, जब वो राइस लेता है तो वो राइस बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है। फिर फायर किचन के मेंबर्स उससे कहते हैं कि तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। इस पर बाय उन्हें कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। यह सुनकर जैंग भी बाय से इम्प्रेस हो जाता है। जैंग ये देख के इम्प्रेस हो जाता है कि बाय ने इतने जल्दी
फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया। बाय उन्हें ये कहता है कि ये ग्लोइंग राइस खाने से जल्दी हो गया। इस पर वो उन्हें कहते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कुछ भी नहीं होता जब तक कि वो रिफाइन ना हो, और बाय अभी तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे ये करना नामुमकिन है, बट तुम जल्दी ही रिफाइन करना सीख लोगे। जैंग उससे बताता है कि 3 तरह की रिफाइन होती है। प्रॉपर रिफाइनिंग वेपन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है, पोर्शन रिफाइनिंग उनकी फॉर्मूला को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और आखिरी स्पिरिचुअल रिफाइनिंग। ये बहुत ही रेयर स्किल है और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। स्पिरिचुअल रिफाइनिंग को एक आइटम में डाला जाता है जिससे वो आइटम ग्लो करने लगती है, और तुम जितनी बार इसे रिफाइन करोगे उतनी बार इसकी पावर बढ़ती जाएगी। रात को बाय सोच रहा होता है क्या उसका राइट स्पिरिट रिफाइनिंग है। अगर ऐसा है तो वो बहुत ज्यादा लकी है। वो इसे टेस्ट करेगा और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा कि उसके पास एक ऐसा एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। बाय सोच रहा होता है कि बाव लेवल 2 कल्टीवेटर है और वो जरूर स्ट्रॉन्ग होगा, और मुझे भी जल्द से जल्द ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मुझे बाव से बार बार छुपना ना पड़े। बाय एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो वो ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि उसने अपनी तलवार को 2 बार रिफाइन कर लिया है। इसके बाद उसका बर्तन हवे में उड़ने लगता है, लेकिन बाहर से कोई चीज उस बर्तन के अंदर चली जाती है। बाय ये देखकर डर जाता है और वो ये भी देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो जाते हैं, और वो ये समझ जाता है कि स्पिरिट रिफाइनिंग की वजह से उसकी लाइफ कम हो रही है। बाय ने अपनी सारी जिंदगी ये कोशिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा जिंदगी जी सके। बाय थोड़ा गुस्से में आकर उस बर्तन से कहता है सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से मैं कमजोर हो रहा हूँ। इसके बाद बाय ये जान लेता है कि वो उस बर्तन को एब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ को फिर से बढ़ा सकता है और जब चाहे उसे समन कर सकता है। जैंग बाय को बाहर बुला रहा होता है। बाय ये कह रहा होता है कि ये सब बाव की गलती है जिसकी वजह से मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतनी सब हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही मैं स्पिरिट रिफाइनिंग कर सका, लेकिन इसकी वजह से मेरी लाइफ कम हो रही है। अब बाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो बाव को फाइट के लिए बुलाता है। तो कोई आके बाय को ये बताता है कि बाव को बहुत ज्यादा दिनों से नहीं देखा गया है, लगता है कि उसने फाइट का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया है। इस पर बाय सोचता है कि मैंने बेवजह ही अपनी लाइफ कमजोर कर ली। तब एक मेंबर उसे बताता है कि एक कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम उस कंपटीशन को जीत लो तो तुम्हें प्राइज के तौर पर 1 साल की लाइफ मिलेगी। इसके बाद बाय बाहर टाउन में जाता है कंपटीशन का कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए। तभी वहाँ पर बाव आ जाता है और वो बाय से कहता है कि अभी तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बाय उससे कहता है कि मैं तो कब से रेडी हूँ, लेकिन जब बाय बाव के साथ 2 आदमी देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। बाव भी बाय का पीछा करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स बाय को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बाव के साथ जो एक आदमी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बाय और बाव की फाइट देखने के लिए आया हूँ ताकि कोई चीटिंग न हो। जैंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। फिर फाइट के दौरान बाव बाय पर हमला करता है, लेकिन बाय इजीली उस अटैक से बच जाता है अपने स्पिरिट रिफाइनिंग के तरीके से। जैंग भी वहाँ पर सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। ये दोनों ही पावर में इक्वली बराबर है क्योंकि ये दोनों लेवल 3 कल्टीवेटर होते हैं। तभी वहाँ पर एक सुपरवाइजर उन्हें आकर बताता है कि उन दोनों में से कोई एक हार गया है। ये सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। तभी जैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि बाय बाव से हार गया है। तो वो सुपरवाइजर कहता है कि फायर किचन के मेंबर्स को ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन जब वो जीतने वाले को देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वो कोई और नहीं, वो बाय होता है और बाय बाव को बहुत मार रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। इसके बाद बाय पर से वो चैलेंज का स्पेल हट जाता है और बाय बाव से कहता है कि अगर मेरे लाइफ का 1 साल मुझे वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सुपरवाइजर भी ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि एक न्यू स्टूडेंट ने बाव को हरा दिया। बाव सबको बताता है कि बाय ने लेवल 3 कल्टीवेट पूरा कर लिया है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है वो ले ले। ये एक अपॉर्चुनिटी है आउटर सेक्टर में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन कंपटीशन टफ है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 ही आउटर सेक्टर में जा सकते हैं। जैंग ये बताता है कि फायर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाय ये सुनकर कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। बाहर एल्डर्स ये कह रहे होते हैं कि फायर किचन में इतनी खामोशी क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पॉट तो सिर्फ हमारा ही है, लेकिन सब हैरान हो जाते हैं जब हाउ फैमिली वहाँ पर आती है और कैरी से एक पिंक कलर की लड़की उतरती है। ये देखकर वहाँ से सारे लोग भाग जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन भी इस बार कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। बाय ये देखकर सरप्राइज हो रहा होता है कि इतने लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाय जैंग से कहता है कि हमने जैसा प्लान किया है वैसे ही करेंगे। इस पर जैंग हाँ में सर हिला देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और फायर किचन मेंबर्स का प्लान टॉप 3 स्पॉट लेना होता है। उन्हें ये पता होता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन बाय का प्लान सुनकर वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। बाय उनसे कहता है कि हम वेट करेंगे, शुरुआत में सब आपस में फाइट करेंगे तो फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होंगी। बाय ये चाहता था कि सारे लोग वेट करें ताकि दूसरे लोग आपस में फाइट कर कर थक जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन
लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रुप के कुछ मेंबर्स फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि बाय आगे बढ़ सके। कंपटीशन में लोग जितना ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे वो उतने ही ज्यादा मैजिक से जकड़े जाएंगे। लेकिन सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। बाय बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ रहा होता है और बाकी सारे फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन तक पहुंच चुके होते हैं। फिर हमें सुपरवाइजर चैंग को दिखाया जाता है। उन्हें शक हो रहा होता है क्योंकि फायर किचन ने इस बार कंपटीशन में हिस्सा लिया होता है, क्योंकि फायर किचन को पैसों की कमी नहीं है। लेकिन सुपरवाइजर चैंग एक ट्रैप में फंस जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाय एक जगह पर आकर रुक जाता है और उसे याद आता है कि जैंग ने उसे बताया था कंपटीशन में एक जगह पर 5 पिलर होंगे और वो 5 पिलर हवा में उड़ रहे होंगे। अगर 5 पिलर के साथ कोई अच्छे से उड़ लेगा तो वो दूसरी तरफ आसानी से पहुंच जाएगा। जैंग उससे कहता है कि ये कंपटीशन इतना मुश्किल नहीं है, अगर तुम नीचे भी गिर गए तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाय फिर भी डर रहा होता है। फिर वो 5 पिलर को एक ऑर्डर में कंप्लीट करता है। आखिरी में सिर्फ एक पिलर बच जाता है। बाय उसे बहुत ज्यादा मुश्किल से पूरा करता है, लेकिन वहाँ पर बैलेंस ना होने की वजह से बाय वहाँ पर लटक जाता है। एक बर्ड वेव वहाँ पर बाय को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन जब वो बर्ड वहाँ से उड़ जाता है तो बाय नीचे गिर जाता है। बाय की जब आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसने ये कंपटीशन पूरा कर लिया है। थोड़ी देर बाद बाकी के मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर जैंग बाय से कहता है अगर हमने ये गेट पास कर लिया तो हम लोग आउटर सेक्टर में जाने के लिए पास हो जाएंगे और हमारा ये इमोर्टल की जर्नी में पहला कदम होगा। फिर 2 और पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर उदास हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा लेट हो गए। लेकिन बाय उन्हें भी सरप्राइज कर देता है। वो उन्हें कहता है कि हमारा ग्रुप अभी आउटर सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है। बाय उनसे कहता है कि मैं अभी अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन फायर किचन के मेंबर्स ने इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ये देखो मेरा भाई भूख से कितना ज्यादा पतला हो गया है। वो मेंबर भी बाय के इस ड्रामे में साथ देता है और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। बाय उनसे कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन का एक स्पॉट सेल कर देगा। बाय उन्हें एक इमोशनल स्पीच देता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग ये स्पॉट ले जाओ ताकि तुम इमोर्टल बन सको। उनमें से एक सोच रहा होता है अगर मैं इमोर्टल बन गया तो मुझे स्पिरिट स्टोन का क्या करना है, इसीलिए वो अपने सारी स्पिरिट स्टोन की सेविंग बाय को देने लगता है। लेकिन वहाँ पर गेट सुपरवाइजर उन्हें रोक देता है और वो उनसे कहता है कि तुम रूल्स को तोड़ रहे हो। लेकिन जब बाय सुपरवाइजर को पूछता है कि उन्होंने कौन सा रूल तोड़ा तो इस पर सुपरवाइजर चुप हो जाता है। बाय उससे कहता है कि मुझे सारे रूल्स पता है और वो सारे रूल्स को एक एक कर उन्हें बताने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कई घंटे गुजर जाते हैं और बाय उन्हें रूल्स बता रहा होता है और ऐसा करके वो सारे 336 रूल्स उन्हें बता देता है और उनसे कहता है कि बताओ मैंने कौन सा रूल तोड़ा। इसके बाद बाय फिर से वो स्पॉट सेल करने लगता है। वो बचे हुए 2 स्पॉट की भी बोली लगाता है। फिर इन 2 स्पॉट के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बोली लग रही होती है, 300 स्टोन, 400 स्टोन। लेकिन एक जो लड़की होती है जो हाउ फैमिली से होती है वो इसका 10 गुना बोली लगाती है। बाय ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लड़की दूसरी आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन जाती है। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर चैंग आ जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर गेट सुपरवाइजर कहता है बाय ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, हाँ ऐसा पहले ही बार हो रहा है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल चलो। बाय की टीम को ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई भी रूल नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन चैंग को गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो बाय को उठाकर गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाय आउटर सेक्टर में चला जाए। लेकिन हम देखते हैं कि बाय की जगह चैंग दूसरी तरफ चला जाता है। असल में बाय के बर्तन ने उसे बचा लिया था, लेकिन जब सुपरवाइजर चैंग गेट में से वापस आने लगता है तो गेट सुपरवाइजर उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, अगर कोई एक बार इस गेट में से पास हो जाए तो वापस वो दोबारा इस गेट के अंदर नहीं आ सकता। तब वो पिंक लड़की जिसका नाम मी होता है वो बाय को थैंक्स कहती है। एक मेंबर बताता है कि उनके पास 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन है और वो इनके साथ ये स्पॉट खरीदने के लिए तैयार है। बाय उन्हें बताता है कि उसे लॉन्गिटिविटी पिल चाहिए। तभी वहाँ पर एक फोर्स उन्हें खींचने लगती है। ये फोर्स करने वाला कोई और नहीं ली होता है और वो बाय से कहता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वापस विलेज भेज दूंगा। तभी यूनफे नाम का स्टूडेंट बाय को वेलकम करता है। बाय को जब वहाँ पर नए कपड़े दिए जाते हैं तो वो ये देखकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है और वो ये सोचता है कि आउटर सेक्टर में स्टूडेंट का कितना ख्याल रखा जाता है, उन्हें कितने अच्छे से ट्रीट किया जाता है। यूनफे बाय से कहता है कि उन्होंने ली को पहली बार इतने गुस्से में देखा है, तुमने जरूर कुछ रूल तोड़ा होगा। इस पर बाय उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यूनफे उससे कहता है कि तुम्हें इसके बाद अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो अब एक आउटर कल्टीवेटर है। मिस्टर ली एक एपोथेकेरी है, एपोथेकेरी मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं और 4 मेन सेक्टर्स में जितने भी चीफ है तब उन्हें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। बाय ये सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं लॉन्गिटिविटी पिल बनाना चाहता हूँ। यूनफे उससे कहता है अगर तुम मेहनत करोगे तो लॉन्गिटिविटी पिल बनाना तुम्हारा बाएं हाथ का खेल होगा और इससे तुम्हारे 1 साल की लाइफ भी बढ़ जाएगी।
आएगी। यूनफे बाय को स्क्रिप पवेलियन लेकर जाता है। ये फायर किचन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यूनफे उससे बताता है कि बिगिनर्स को पहले बेसिक प्लांट्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर इसके बाद उसे 10 1 मिनट एग्जाम पास करने होंगे, तब कहीं जाकर वो यहाँ से नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। बाय ऊपर पड़े स्क्रोल्स के बारे में पूछता है तो यूनफे उससे कहता है कि ये सब सारे सीक्रेट रोल्स हैं और उनमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसीलिए उन स्क्रोल को कोई भी यूज नहीं करता। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक बंदा गुस्से में होता है क्योंकि उसे जो स्क्रोल चाहिए होता है वो उसे नहीं मिलता है। लाइब्रेरी में जो गार्ड होता है वो उससे भी पूछता है, उसे भी याद नहीं आता कि वो स्क्रोल कहाँ पर है। फिर बाय उसे बताता है कि वो स्क्रोल कहाँ पर रखा है। वो बंदा उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर खड़े सारे लोग बाय से इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर खड़े सारे लोग बाय से स्क्रोल की लोकेशन पूछने लग जाते हैं। यूनफे को ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कुछ दिन आए हुए पहले ही बाय को यहाँ पर पड़े हुए सारी स्क्रोल की लोकेशन याद है। फिर इसके बाद बाय वहाँ पर वर्कर से एक स्क्रोल की कॉपी मांगता है। बाय की ये बात सुनकर वो वर्कर वहाँ पर शॉक हो जाता है। बाय अनटाइम स्किन प्रैक्टिस करना चाहता है। वर्कर उससे बताता है कि ये स्क्रोल इनकम्प्लीट है और जितना भी इसमें नॉलेज है उससे इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाय को ऐसा दर्द होगा जैसे उसकी कोई हड्डियां तोड़ रहा हो और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगेगी। बाय इन सब के लिए रेडी होता है और वो सुबह हर्कुलेस की ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। चैंग उसे जाते वक्त देख लेता है और उससे बदला लेने की सोचता है। बाय वहां से भागने लगता है, लेकिन बाय गलती से एक मोनूमेंट में घुस जाता है जहाँ पर स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं। बाय ये सोचता है कि शायद से वो बच गया, तभी वहाँ पर कोई आकर उससे कहता है कि टेस्ट शुरू होने वाला है। बाय सोचता है कि चैंग बाहर ही होगा, इसीलिए बाय सोचता है कि मैं टाइम पास करने के लिए ये टेस्ट दे ही देता हूँ। उसे बताया जाता है कि उसे सिंपल से एक ड्रॉ करना होगा। दूसरी तरफ और एक मोनूमेंट में सब जो का वेट कर रहे होते हैं। बाय जैसे ही एक सिंबल ड्रॉ करता है तो उसका एग्जाम शुरू हो जाता है। बाय को बताया जाता है उसे इस प्लांट पीसेस को प्रैक्टिकली जोड़ना होगा जैसे वो ओरिजिनली थे और वो एक टाइम लिमिट में जितने प्लांट को जोड़ेगा उसे गिना जाएगा। बाय के लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि वो प्लांट की स्टडी पहले ही कर चुका होता है। बाय ऐसा करते करते बहुत सारे प्लांट जोड़ लेता है। उसे ये बताया जाता है कि टाइम बहुत ज्यादा कम है। बाय बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी बाय हार नहीं मानता और दूसरे मोनोमेंट में जो बहुत ही कॉन्फिडेंस से एनिमल बोन जोड़ रही होती है और टेस्ट देने के बाद जो बाहर आती है। सब लोगों का ध्यान वहाँ पर जो पर ही होता है, लेकिन किसी का भी ध्यान बाय पर नहीं होता। तो वहाँ पर मैं बाय के पास आकर कहती है, क्या तुम भी जो को देखने आए हो? मैं बाय को बताती है कि जो भी मोनूमेंट को विन करता है उसका सिंबल मोनूमेंट पर नजर आता है। सब रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। जो का सिंबल उस मोनूमेंट के वेस पर नजर आएगा जो कि लास्ट में होगा। फिर बाय को अचानक से याद आता है यूनफे ने बताया था 10 में से 9 मोनूमेंट पर जो का ही सिंबल है। अगर उसने 10वें मोनूमेंट पर भी अपना सिंबल वेस्ट कर दिया तो वो ये काम होगा जो पिछले 1000 सालों में कोई भी नहीं कर पाया। फिर इसके बाद उस मोनूमेंट पर जो का सिंबल बन जाता है और सारे लोग अनाउंसमेंट के लिए तैयार होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो सारे 10 मोनूमेंट को कॉन्कर कर ले फिर एक बड़ी बेल की आवाज होगी। फिर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि कोई भी आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मोनूमेंट पर टर्टल बना हुआ होता है। बाय उस सिंबल को देखकर कह रहा होता है कि ये क्या डिजाइन है, किस आर्टिस्ट ने बनाई है। तभी एक आदमी जिसका नाम जिन होता है वो जो को कांग्रेचुलेशन करने आता है, लेकिन जो फिर से मोनूमेंट में चली जाती है। जिन को ऐसा लगता है कि जैसे जो उससे अभी भी गुस्सा है क्योंकि वो लेट हो गया, लेकिन वो वहाँ पर दोबारा एग्जाम दे रही होती है। जब वो एग्जाम दे देती है तो वो इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि किसी ने उसके 7000 पॉइंट्स का स्कोर बीट कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि अभी भी टर्टल का सिंबल बना हुआ है। वो ये देखकर सोच रही होती है कि आखिर इस टर्टल ने कितने प्लांट असेंबल किए हुए हैं। तब बाय मे को बताता है इसे 9000 से ज्यादा प्लांट असेंबल करने होंगे। फिर मे को शक होने लगता है, लेकिन बाय उस बात को घुमा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो ने 7 बार लगातार टेस्ट दिया लेकिन वो उस टर्टल को हरा नहीं पाई। सब ये देखकर सोच रहे होते हैं कि ये टर्टल जरूर कोई एक बूढ़ा आदमी होगा जिसे इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। बाय सोच रहा होता है कि जब इन्हें पता चलेगा कि ये टर्टल मेरा ही है तो ये पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे और मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन फिर जिन कहता है कि जो भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। जो भी उस टर्टल के बारे में कुछ अच्छा कह रहा होता है, जिन उसे मार रहा होता है और बताता है कि कैसे उसने जो की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं उसके इस बात पर डिफेंड करती है, लेकिन बाय उसे जिन से बचा लेता है। मैं उसे बताते है कि वो उस टर्टल से इम्प्रेस है, उसने जो को फेयर तरीके से हराया है। मैं विश करती है कि वो टर्टल इस मोनूमेंट को जीत ले और सीक्रेट टायर को हासिल कर ले। बाय को इस बारे में नहीं पता था कि जीतने वाले को ट्रे मिलेगा। फिर बाय डिसाइड करता है कि वो इस एग्जाम को पास करेगा। इसके बाद मैं उसके लिए खाना लाती है। मैं बाय की मेहनत देखकर उसे उस टर्टल से कंपेयर करने लगती है। मैं कहती है कि जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो एक दिन तुम 10 की कंडेंसेशन हासिल कर लोगे और फिर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल पर तुम अपनी लाइफ को भी बढ़ा लोगे। मैं बताती है कि 3 तरह की फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट टाइप होती है। एक होती है 1 से 100 साल और इसके बाद फिर से लाइफ इंक्रीज होने लगती है। बाय सोचता है कि उसे यहाँ
यहाँ पर पहुंचने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है और अभी के लिए सिर्फ ये एक एग्जाम पास करने की सोचता है, जिससे उसे उसका टायर हासिल हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम को जीतने पर उसे जो रिवॉर्ड मिलेगा उसे उसके गोल हासिल करने में आसानी होगी। तभी ली को ऐसा लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो जो से भी बहुत ज्यादा फास्टली वहाँ पर प्लांट को असेंबल कर रहा था। तभी दूसरा चीफ कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी ताकि उन लोगों को पता चल सके कि आखिर ये टर्टल है कौन। कुछ ही दिनों में उस टर्टल ने 9 मोनोमेंट क्लियर कर दिया था और अभी तक उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया था। बाय अब घबरा रहा होता है क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट भी अब नजर नहीं आ रहे। बाय छुपते छुपाते उस मोनोमेंट के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही बाय अंदर जाता है सब उसका बाहर वेट करने लगते हैं। जिन इस बार कहता है कि वो इस टर्टल को यहाँ से भागने नहीं देगा। जो कहती है कि वो यहाँ पर इसीलिए आई है ताकि वो देख सके कि आखिर ये टर्टल है कौन। फिर हम देखते हैं कि लास्ट मोनोमेंट पर भी टर्टल सिंबल बन जाता है और सब डिवाइन कल्टर की आवाज सुनकर अमेज हो रहे होते हैं। ली ने भी 1000 साल बाद ये आवाज सुनी हुई होती है। फिर एक आवाज बाय को कांग्रेचुलेशंस कहती है। उसे एक ट्रेयर मिलता है। जब गेट ओपन होता है तो सब लोग एक टर्टल शेल को देखकर शॉक हो जाते हैं। असल में वो टर्टल शेल बाय का एक बर्तन होता है और सारे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। बाय किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है। उन लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कैसे एक टर्टल इतनी फास्ट भाग सकता है। फिर वहाँ पर टर्टल के फैन और बाकी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। फिर ली उन्हें कहता है बस करो। फिर बाय ये देखता है कि ये तो एक इमॉर्टैलिटी पिल है। उसके हाथ से गलती से वो पिल गिर जाती है। फिर गलती से एक चिकन उस पिल को खा जाता है और वो वहाँ से उड़ जाता है। कुछ टाइम बाद लोग उस टर्टल से हिट नहीं करते और उसे एक मिस्टीरियस इंसान समझने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाय बाहर बाम्बू लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि बाय फॉर्क की कंडक्सेशन पर पहुंच गया है, लेकिन अब उसने इमोर्टल बनने की जर्नी शुरू ही की है। रात को बाय अनडाइंग स्किन की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। पहले उसे अपनी स्किन को रिफाइन करना होगा, फिर इसके बाद उसे उसके मसल्स को, बोन्स को बार बार टाइट और लूज करना होगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। बाय की सुबह जब आग तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को इतनी भूख नहीं लग सकती और बाय को उस चिकन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाय आप सारे चिकन से बदला लेने की सोचता है और वो ये कहता है कि वो आपसे एक भी चिकन को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो एक इंसेक्ट को खाना बनाकर उन चिकन के पास फेंक देता है। सुबह सभी को बताया जाता है कि इमोर्टल ली की सारी चिकन चोरी हो रही है। ये चिकन कोई आम चिकन नहीं होती है। इन्हें रेयर मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकन चोरी कर ली है। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर के लिए बाहर गए हुए हैं। उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और मैं उनकी एक स्टूडेंट हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस चोर को पकड़ूं। और वो उन सारे लोगों से ये भी कहती है कि जो भी उस चोर को उसको पकड़ने में हेल्प करेगा उसे वो एक प्रोटेक्टिव पेंडेंट भी देंगे। बाय भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो सोचता है कि अब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर एक आदमी कहता है कि उस चोर को कैसे पकड़ा जाए और ये कोई और नहीं अपना बाय ही होता है और बाय जानबूझकर उस चोर की गलतियां जो को बताने लगता है। बाय इसीलिए उसे ये सारी बातें बताता है क्योंकि जो को उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट हो जाए। बाय कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और इसके बाद वो एक इमोशनल स्पीच भी देता है और फिर वो कहता है कि हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। बाय की ये इमोशनल स्पीच सुनकर जो उससे इम्प्रेस हो जाती है, जो उसे एक टीम लीडर बना देती है और अपना एक रिबन भी दे देती है। बाय ये सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे आखिर कौन पकड़ सकता है। इसके बाद बाय फिर से अगले फार्म में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन उसे जो की आवाज आ जाती है जो उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। फिर बाय ये सोचता है कि ली उसे अब अपने विलेज में वापस भेज देगा। फिर बाय उसे माफी मांगने ही वाला होता है, तब वो देखता है कि जो तो फार्मर को डांट रही होती है क्योंकि वो लोग पहरा देने के समय सो रहे थे। बाय जो से कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे अब तक वो चोर नहीं मिला और ये सब करते हुए वो जख्मी भी हो गया। ये सब उसी की गलती है क्योंकि वो एक टीम लीडर है। उससे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। जो उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बाकी सारे लोगों में सिर्फ तुम ही सीरियस होके मेरी मदद कर रहे हो और ये पेंडेंट सिर्फ तुम ही डिजर्व करते हो। और फिर जो उससे ये भी कहती है कि काश सारे स्टूडेंट तुम्हारी ही तरह होते। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाय टीम लीडर बनकर सारे स्टूडेंट के साथ चुपके से चिकन चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबा कर कह रहा होता है कि यहाँ पर अब बहुत सारे कम चिकन रह गए हैं, अब उसे दूसरे सेक्टर में जाकर चोरी करनी होगी। बाय अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। एक दिन जब बाय किचन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाय का वजन बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी बहुत स्लो हो चुकी है, इसीलिए वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। लेकिन बाय ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी। ली भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। बाय अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस कर रहा था और इसी के साथ उसने आयरन चेन भी अचीव कर ली थी। ली उससे कहता है कि तुमने इसके लिए बहुत मेहनत करी होगी और भूख भी सहन करी होगी, लेकिन बाय को देखकर ये लगता नहीं था कि उसने कोई भूख सहन करी होगी। बाय उससे कहता है कि वो बैम्बू
खाता रहा। ली इस बात पर उससे कहता है कि अच्छा तुम ही वो चिकन चोर हो। बाय उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ली इस बात पर वो सारे चिकन बोन्स को बाहर निकाल देता है। बाय को ऐसा लगता है कि ली अब उसे मार देगा, लेकिन ली पनिशमेंट के लिए बाय को स्नेक वैली में फेंक देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाय ली से माफी मांग रहा होता है और वो उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए उसने चिकन चुराए और वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। ली बाय की इस बात पर सोचता है कि क्या उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। आखिर में ली डिसीजन ले लेता है और उसे माफ कर देता है, लेकिन इसके लिए बाय को आने वाले कंपटीशन में टॉप 5 में अपनी जगह बनानी होगी। बाय को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो टॉप 5 में अपनी जगह बना पाएगा, लेकिन स्नेक को देखकर वो पूरी तरह से मान जाता है। बाय जब अपने रूम पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने स्वॉर्ड को 3 बार रिफाइन कर लिया है और उसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है। उसका की कंडेंसेशन लेवल अब 5 लेवल पर है, लेकिन बाय को पता होता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं है, इसीलिए बाय उस सीक्रेट रोल को पढ़ता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। सबसे पहला तरीका है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना। इसके लिए बाय पानी के एक टैंक पर इस चीज को ट्राई करता है, लेकिन बाय उसे उठा नहीं पाता, इसीलिए बाय समझ जाता है पहले उसे अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। बाय थ्रॉटल ऑफ मूव एनालॉग करता है, लेकिन इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। अपनी स्पिरिट एनर्जी को बढ़ाने के लिए बाय को एक्सेलर चाहिए, लेकिन उसके पास एक्सेलर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए बाय अपने पास के बाम्बू सेल कर देता है और उसे एक्सेलर खरीद कर उसे पी लेता है। एक्सेलर पीने के बाद बाय उस टैंक को आसानी से उठा लेता है, लेकिन अभी भी बाय अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर बाय कंपटीशन में टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे फिर से उस स्नेक वैली में फेंक देगा और बाय का इमोर्टल बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर जब बाय उठता है तो वो ये देखता है कि उसकी छत पर एक होल होता है और वो ये सोचता है कि ये किसी चोर का काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। फिर उसे याद आता है कि उसने थ्रोट लॉक एनालॉग किया था। बाय को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आज एग्जाम का दिन होता है। बाय ये देखता है कि वहाँ पर उसी गार्ड ने हिस्सा लिया होता है। वहाँ पर एक फेई नाम की लड़की भी कंपटीशन के लिए आई हुई होती है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये कंपटीशन फे ही जीतेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है, क्योंकि वो की कंडेंसेशन के 5 लेवल के पीक के ऊपर है। फिर एक एल्डर की आवाज आती है और वो कहता है कि अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक इमोर्टल ली नहीं आए हुए होते हैं। वहाँ पर बाय बहुत ही खुशी खुशी चल रहा होता है, क्योंकि उसे लॉन्गेटिविटी पिल और इमोर्टल पिल बहुत ही कम दाम में मिल गए थे। फिर अचानक से ली वहाँ पर आकर उसे डांटता है और उससे कहता है कि अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम अभी यहीं पर घूम रहे हो। बाय उससे कहता है कि मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। बाय नीचे गिरने लगता है तो फिर उसे सहारा देती है। बाय उससे कहता है कि मैं तो कब से रेडी हूँ। फैंग बाय को देख रहा होता है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि बाय भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि बाय को आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा। बाय ये देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसका नंबर लास्ट में होता है और वो ये प्रे भी कर रहा होता है कि उसका अपोनेंट कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर न हो। कंपटीशन अभी स्टार्ट हो जाता है और सारे फाइटर स्टेज पे आ जाते हैं और सारे लोग इनकी स्किल को देखकर इनसे इंप्रेस हो रहे होते हैं। ये कंपटीशन चैंग जीत जाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे कॉम्पिटिटर की बारी है और बाय ये देख रहा होता है कि ये कंपटीशन कितना इंटेंस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलीस्मिथ यूज करता है और अब फैंग की बारी है। फैंग को देखकर पूरी तरह से लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फैंग एक ही मुक्के में कंपटीशन जीत लेता है। इसके बाद फे आती है और फे भी बिल्कुल भी कम नहीं होती। वो कॉम्पिटिटर के सारे अटैक को डॉज कर रही होती है और इसके बाद वो कॉम्पिटिटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है और फे इस फाइट को जीत लेती है। इसके बाद अपने बाय की बारी होती है। बाय वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन ली उसे पकड़ लेता है। बाय बहाना देकर कहता है कि वो तो टॉयलेट के लिए जा रहा है। बाय का कॉम्पिटिटर उसका बर्तन देखकर उससे कहता है कि वो कोई मूविंग कंपटीशन नहीं कर रहे। बाय उससे कहता है कि ये मेरी शील्ड है, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी अपोनेंट पूरी ताकत से बाय के ऊपर हमला करता है। इस हमले से बाय के हाथ से उसका बर्तन गिर जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि उसका कॉम्पिटिटर नीचे पड़ा हुआ था, क्योंकि बाय के बर्तन ने उसे हरा दिया था और बाय को जिता दिया था। बाय की स्किल को देखकर सारे लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं और बाय इस फाइट को जीत लेता है। फिर एक एल्डर उससे बताता है कि किचन के बर्तन यहाँ पर अलाउड नहीं है और अगली मैच में वो इसे यूज नहीं कर सकता। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि बाय पास से इतने सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के कॉम्पिटिटर को चुना जा रहा था और बाय ये सोच रहा होता है अगर उसने इस फाइट को जीत लिया तो वो अगले टॉप 5 में पहुंच जाएगा और बाय ये प्रे कर रहा होता है कि उसका ओपोनेंट कोई कमजोर हो।
फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस बार फेंग की बारी होती है और फेंग का अपोनेंट कोई और नहीं बाय होता है। बाय फेंग के साथ लड़ने के लिए बहुत डर रहा होता है। सबको ऐसा लग रहा होता है कि बाय कोई सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। ये सुनकर बाय भी बहुत ही इजीली ये जताता है कि वो फेंग को बहुत ही आसानी से हरा देगा। फेंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाय को भी ये पता होता है कि वो ज्यादा देर तक फेंग को रोक नहीं सकता। बाय ये सोच रहा होता है कि फाइटिंग में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो सोचता है कि मैं छुपकर अटैक करूंगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये अटैक काम नहीं करेगा। इसके बाद बाय को देखकर फेंग ये समझ जाता है कि बाय टाइम निकालने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए फेंग उस पर अटैक कर देता है। लेकिन बाय उसके पैर पकड़ लेता है। बाय उससे कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने दे। ये देखकर बाय को सारे लोग डरपोक कह रहे होते हैं। फिर फेंग बाय को पहला अटैक करने की परमिशन दे देता है। बाय को ये देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि बाय टाइम निकालने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सारे लोग फेंग को कहते हैं कि वो बाय पर अटैक कर दे। लेकिन फेंग नहीं मानता, क्योंकि फेंग ने उसे पहला अटैक करने का परमिशन दे दी थी। वहाँ पर बैठे सारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 4 घंटे से बाय ने कोई भी अटैक नहीं किया था। तभी बाय के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और फेंग ये समझ जाता है कि वो अटैक कर रहा है, इसीलिए फेंग उस पर अटैक कर देता है। बाय उससे कहता है कि वो उसे और एक चांस दे, लेकिन इस बार फेंग नहीं मानता। बाय ये सोच रहा होता है कि बाय ने आखिर कितने सीक्रेट टेलिस्मात लगाए हुए हैं। तभी एल्डर कहते हैं कि बाय ने इस कंपटीशन को पूरी तरह से सर्कस बना दिया है। बाय ने अभी सारे सीक्रेट टेलिस्मात यूज कर लिए थे और उसके पास अभी कोई भी यूज करने के लिए सीक्रेट टेलिस्मात नहीं था। फेंग ये कहता है कि अभी बाय को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि बाय ने सीक्रेट ब्लड अटैक यूज किया है। बाय ये देखता है कि फेंग ने अपनी 2 बार स्वॉर्ड रिफाइन कर लिए है, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ली सबको बताता है कि बाय की तलवार 3 बार स्वॉर्ड रिफाइन हुई है। वहाँ पर बड़े किसी को भी ली की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बाय फेंग को हरा देता है और इस फाइट को जीत लेता है। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। मिस जो भी बाय से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन जो स्वॉर्ड से ज्यादा बाय की स्किल से इम्प्रेस हो जाती है। बाय पूरी तरह से खुश हो जाता है कि वो टॉप 5 में आ गया। इसके बाद अगली फाइट की बारी होती है और अगली फाइट जो और चैंग के बीच में होती है और इस फाइट को जीतेगा वो अगले कंपटीशन में बाय से फाइट करेगा। वो दोनों सोचते हैं कि वो जल्दी से इस फाइट को खत्म करे, क्योंकि इस फाइट को जो जीतेगा यही से डिसाइड हो जाएगा कि ये कंपटीशन कौन जीत पाएगा, क्योंकि बाय कमजोर है। चैंग देखता है कि फे की एनर्जी खत्म होने वाली होती है, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देता है। फे बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेती है और चैंग को हरा देती है। सबको ऐसा लग रहा होता है कि फे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर बैठे एक चीफ को ऐसा लग रहा होता है कि बाय फे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय को सिर्फ टॉप 5 में आना था, इसीलिए वो अगले फाइट में आने से पहले ही सरेंडर कर देता है। फे कहते हैं कि बाय आइटम यूज करके यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन मैंने इस कंपटीशन के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, इसीलिए मैं बाय को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दे सकती और बाय इस कंपटीशन को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए बाय का सरेंडर कैंसिल हो जाता है और अब शाम हो जाती है। फे और बाय आमने सामने आकर फाइट के लिए रेडी होते हैं। बाय फे को फिर से एक बार कहता है कि वो इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसके रिप्लाई में फे उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार में हरा दूंगी। बाय थ्रेट लॉक अटैक यूज करता है, लेकिन फे का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए बाय का वो प्रोटेक्टिव पेंडेंट टूट जाता है। इसीलिए फे की तलवार बाय के चेस्ट में घुस जाती है। फे ये देखकर डर जाती है। बाय ये देखकर फे को उससे बेरहम कहता है। बाय ये कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने विलेज से यहाँ पर आके गलती कर दी, क्योंकि अगर वो विलेज में रहता तो वहाँ पर थोड़ा सुकून से रहता। सब वहाँ पर बाय की हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर बाय को याद आता है कि उसने लेदर सूट पहना हुआ है, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फे बेहोश हो जाती है। फिर एक एल्डर कहता है कि फे बेहोश हो चुकी है, इसीलिए वो ये फाइट को नहीं कर पाएगी, इसीलिए इस फाइट को बाय जीत चुका है। लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये फाइट ऐसे ही खत्म हो गई। फे भी उठकर कहती है कि वो बाय से दोबारा लड़ेगी। बाय उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई है और उससे कहता है कि मैं अभी भी इस कंपटीशन को सरेंडर कर रहा हूँ। लेकिन फे सही तरीके से इस कंपटीशन को जीतना चाहती थी, इसीलिए वो फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। फे उससे कहती है कि अगर वो उससे जीत जाता है तो उससे जीतने के लिए वो उसे एक सोरिंग इंसेंस और एक स्वॉर्ड गिफ्ट में देंगी। वहाँ पर बैठे सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि सोरिंग इंसेंस बहुत ही रेयर है और सोरिंग इंसेंस की कंडेंसेशन के लेवल 6 के लिए बहुत ही काम आता है, लेकिन अभी भी बाय फाइट नहीं करना चाहता था। फिर फे उसे प्लांट नॉलेज के लिए चैलेंज करती है, क्योंकि फे को ये पता होता है कि वो और बाय दोनों ही एपोथेकेली की स्टूडेंट है। फे की बात सुनकर बाय इस फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद ली प्लांट को समन करता है, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स और हर्ब्स होते हैं। ली कहता है
है कि जो भी सारे प्लांट्स को बताएगा वो इस फाइट को जीत जाएगा। बाय पहले फे को बताने का मौका देता है। वहाँ पर बैठे सारे लोग बाय की इस हरकत से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि बाय कितना बेवकूफ है, क्योंकि फे ने मोनोमेंट एग्जाम में 5th पोजीशन हासिल की थी। लेकिन इन सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि बाय वही लेजेंडरी टर्टल है। इसके बाद हम देखते हैं कि फे बहुत ही गौर से प्लांट को ऑब्जर्व कर रही होती है। वहाँ पर एल्डर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे को प्लांट की बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वहाँ पर बाय भी उन प्लांट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद फे बताते हैं कि उसने 8 प्लांट को ऑब्जर्व किया है। सब फे से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्लांट के बारे में बता देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फे 8 प्लांट के नाम सही तरीके से बता देती है। इसके बाद बाय आगे बढ़ता है और वो कहता है कि फे के 8 प्लांट के अलावा उसने अलग से 67 प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया है। फे उससे कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं। अगर वो इतने सारे प्लांट्स के नाम बताएगा तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक प्लांट का नाम सही निकल ही आए। लेकिन जब बाय बोलना शुरू करता है तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने डिटेल से प्लांट के बारे में सारी नॉलेज दे रहा था। वहाँ पर एल्डर भी बाय से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि बाय ने सिर्फ प्लांट का नाम ही नहीं बताया, उसने ये भी बताया कि सारे प्लांट्स कैसे जोड़े गए हैं। फिर ली मान लेता है कि बाय के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वहाँ पर बैठे एल्डर्स ये सोच रहे होते हैं कि बाय वो भी बता रहा है कि जो उसे बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। कुछ देर बाद आखिर में फे हार मान लेती है और बाय इस फाइट को जीत लेता है। कुछ देर बाद बाय ये कह रहा होता है कि फे ने उसे जो शेयरिंग इंसेंस दी थी वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। बाय ये देखता है कि ये तो बाऊ है। बाय बाऊ के अटैक करने के पहले ही बाऊ के मुंह पर एक झाड़ू मार देता है। बाऊ वहाँ पर बाय से माफी मांगने के लिए आया हुआ होता है। वो कहता है कि मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि तुम रिश्वत देकर यहाँ पर आए हो। बाऊ की कंडेंसेशन के लेवल 3 पर था, इसीलिए बाय को बाऊ से कोई भी खतरा नहीं था। बाय ने बाऊ को पीटा, इसीलिए बाऊ स्ट्रॉन्ग बन गया है और बाऊ ये चाहता है कि बाय उसे कुछ सिखा दे, लेकिन बाय उसे सिखाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। बाऊ उसे कहता है कि उसकी सुपरविजन डिपार्टमेंट में कनेक्शन है, बाय को संभल कर रहना होगा, क्योंकि उसके ऊपर सबकी नजर है, इसीलिए उसका एक दोस्त होना कोई बुरी बात नहीं है। फिर बाय बाऊ को दोस्त बना लेता है, इसीलिए उस रात वो दोनों अपने फ्रेंडशिप के नाम पर जाम पीते हैं। इसके बाद बाय बाऊ को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। बाऊ को ऐसा लगता है कि बाय बहुत ही जल्दी फाउंडेशन लेवल एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएगा, लेकिन बाय को ऐसा नहीं लगता। बाऊ उसे बताता है कि बाद में इमोर्टल एस्टेब्लिशमेंट लेवल में जाना बहुत आसान है, पर बाय को बहुत ज्यादा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फील करनी होगी। बाय को ये बात पता नहीं होती है। बाऊ उसे बताता है कि इसके बाद उसकी लाइफ 100 ईयर्स तक बढ़ जाएंगी। बाय को अपनी लाइफ बहुत जल्दी बढ़ानी होती है। बाऊ उसे बताता है कि पिल मिलना बहुत ही ज्यादा टफ है, इसीलिए इस पिल को पाने के लिए उन्हें खुद ही इस पिल को रिफाइन करना होगा, लेकिन पिल्स रिफाइन करने के लिए उन्हें एपोथेकेरी जर्नीमैन बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाय फेमस हो गया है, इसीलिए वो अब एपोथेकेरी जर्नीमैन बनना चाहता है। बाय पहली बार पिल रिफाइन करने आया और उसने 10 में से 10 पिल रिफाइन कर ली, ऐसा पहली बार हुआ है। बाय की लास्ट पिल मिड लेवल की पिल होती है। कुछ देर बाद बाय के कंपटीशन जीतने के बाद हम लोग देखते हैं कि बाय के घर के बाहर बहुत सारे लोग उसकी हेल्प मांगने के लिए आए हुए थे। चैंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फेंग उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है। बाय सबके एक एक करके हेल्प कर रहा होता है। फेई ये देखकर बहुत खुश हो रही होती है। फेई ये चाहती है कि बाय अगर दूर जाए तो वो उसे लेटर भेजे। अचानक से बाऊ वहाँ पर आता है और वो बाय से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो बच सकता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो उससे कहते हैं कि उसे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल चलना होगा। दूसरी तरफ फेंग और फेई अपने तीसरे टीममेट का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनका तीसरा टीममेट बाय है। तभी वहाँ पर बाय आ जाता है और उन्हें पता चलता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने बाय को मिशन के लिए सेट किया है। फेंग बाय को देखता है और उसे देखकर सोचता है कि बाय ऐसे तैयार होकर आया है जैसे वो कोई जंग पर जा रहा हो। फेंग बाय से कहता है कि हमारा मिशन एक आदमी का पता लगाना है, उस आदमी का नाम होयांग है। बाय कहता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता और इस मिशन से दूर ही रहेगा। फेई उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बाय इस मिशन के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाय को छोड़ने के लिए उसके कुछ दोस्त भी आए हुए होते हैं। जेंग बाय को अपना एक बर्तन देता है, लेकिन वो बर्तन बहुत ज्यादा भारी होता है। मैं भी वहाँ पर बाय को गुड बाय कहने के लिए आई हुई होती है। मैंने बाय के लिए कुछ पेस्ट्रीज बनाई है। मैं बाय को कुछ एक्सनल्स देती है जो उसे काम आएंगे। बाय की टीम जिस आदमी को ढूंढने जा रही है जिसका नाम हुयांग है, वो मे का भाई है। मैं बाय से कहते हैं कि मुझे पता है मेरा भाई ठीक है और जब वो तुम्हें मिले तो उसको मेरी तरफ से एक जोरदार पंच मारना। बाय में से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं उसे साथ में लेकर आऊंगा, ये मेरा पहला ही मिशन है। बाय को जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि वो उड़ने वाली स्वॉर्ड पर जाएंगे, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो एक उड़ने वाली शिप पर जाने वाले हैं।
फेई बताती है कि वैसे तो नए स्टूडेंट्स को कोई भी मिशन पर नहीं भेजा जाता। बाय उससे कहता है कि इस मिशन पर आना उसकी मर्जी नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल वाले बातें कर रहे होते हैं कि उसे आए हुए आउटर सेक्टर में 1 साल हो चुका है और इसने अभी तक एक भी हरकुल एक्टिंग का मिशन कलेक्ट नहीं किया। ये सेक्टर के रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए बाय को पनिशमेंट के लिए इस मिशन पर जाना होगा। बाय को अचानक से याद आता है कि उससे बाव ने कहा था कि फेंग से दूर ही रहना, अगर फेंग को तुम्हें मारने का मौका मिले तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फेंग कहता है कि ये शिप स्पिरिट स्टोन पर चलती है और उन्हें आधे ही स्टोन मिले हैं, इसीलिए उन्हें बाकी का रास्ता पैदल ही पार करना पड़ेगा। वो सब हेवन सेक्टर से गुजरते हैं जो सारे स्पिरिचुअल को एनर्जी देता है। जितना आगे जाओगे उतना स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पाओगे और बाय भी इस एनर्जी को फील कर पा रहा था। बाय को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके सेक्टर के अलावा यहाँ पर और भी सेक्टर है। उनके सामने फॉलिंग स्टार सेक्टर है और यहाँ से उन्हें पैदल ही जाना होगा। फिर रात हो जाती है और बाय को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उन्होंने रुकने की जगह वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल रात में ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बाय यहाँ पर डर जाता है। फिर फेंग बताता है कि डेमोनिक ब्लड सेक्टर इस पहाड़ के पीछे है। बाय ऐसा दिखा रहा होता है कि जैसे उसे कुछ भी डर नहीं लग रहा। फिर फे बाय के साथ एक मजाक करती है और बाय यहाँ पर डर जाता है। बाय उससे कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बस अलर्ट रहता हूँ। तभी वहाँ पर बाय को एक हिप्नोटाइजिंग फ्लावर खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उन्हें एक मरा हुआ खरगोश नजर आता है जो खुद होकर नहीं मरा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं थे और उस रैबिट में से इविल एनर्जी निकल रही होती है। फेंग और फेई को समझ आ जाता है कि ये 2 सर वाले चमगादड़ों का काम है। उनके दांत और नाखून बहुत जहरीले होते हैं, वो पास के किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं। इसके बाद फे बाय को एक पेड़ के नीचे आने से बचा लेती है। ये पेड़ एक जायंट होता है। तभी बाय फे को एक स्नेक से बचाता है। तभी उन्हें लगता है कि वो जायंट चला गया, लेकिन वो उनके ऊपर आ जाता है। वो सारे चुप हो जाते हैं और जायंट वहां से चला जाता है। बाय ये सुनकर शॉक हो जाता है कि इस जायंट की पावर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल से भी ज्यादा है। अगर वो जायंट उन्हें ढूंढ लेता तो वो अब तक यहाँ पर जिंदा नहीं होते। बाय पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अभी तो वो इस जंगल में आए हैं और यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिल गया। फैंग कहता है कि ये मॉन्स्टर कुछ भी नहीं, इसके अलावा इस जंगल में बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। बाय ऐसा दिखा रहा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरा है। फैंग बाय को एक इविल स्माइल देता है क्योंकि फैंग ने बाय के कपड़ों के ऊपर कुछ लगा दिया था। इसके बाद कुछ चमगादड़ें उन पर हमला कर देती है। फैंग सबसे कहता है कि हम यहाँ से अलग हो जाते हैं, बाद में वो लोग इस जंगल के बाहर मिल जाएंगे। बाय वहाँ से पहले ही भाग गया था। फेई बाय को डरपोक कहती है और वो उनके साथ लड़ने लगती है और वो उनके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देती है। फैंग ट्रांसमीटर को देखकर सोच रहा होता है कि बाय कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन वो इन चमगादड़ों से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। तभी फे भी उस केव में आ जाती है और फैंग कहता है कि वो तो बस बाय के लिए प्रे ही कर सकते हैं। फे बाय को मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो उसे ढूंढना चाहती है। फैंग फे से कहता है कि वो डेमोनिक बैट्स रात में घूमती है, अभी जाना मतलब अपनी जान गंवाना है। फेंग कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि मैं सब तुम लोगों को इस जंगल में लेकर आया। फे उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हमें जाने से पहले बाय की बॉडी यहाँ से लेकर जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उधर बाय उन चमगादड़ों से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो बैट्स उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। सुबह होने पर फैंग कहता है कि हमारा सिग्नल देने पर बाय अभी तक नहीं आया। फिर फे को लगता है कि वो बाय से कैसे मिली और अभी तक भी उसे बाय की आवाज आ रही है। ऐसा इसलिए होता है कि बाय वापस आ चुका था। बाय उनसे कहता है कि वो बहुत मुश्किल से उनसे बचकर आया है। बाय फे से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल से मतलब तुम रात भर से सोई नहीं हो। फैंग बाय से इम्प्रेस हो जाता है कि वो उन बैट्स से बच गया। बाय उनसे कहता है कि वो बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और अगले टाइम से उसे अकेला बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। फे बाय से पूछते हैं कि तुम हमारा स्मोक सिग्नल देखने के बाद भी क्यों नहीं आए। इस पर बाय उसे बताने लगता है कि रात में क्या हुआ, वो बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, इसीलिए वो उन बैट्स से फाइट करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर फैंग शॉक हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि बाय उन बैट्स से बचकर नहीं आया, वो उन्हें मार कर आया है। बाय बताता है कि बैट्स के दांत बर्निंग इंसेंस बनाने के लिए यूज होते हैं, इसीलिए वो उन बैट्स के दांत रात भर निकालता रहा। फिर वो लोग उस केव से बाहर ही जाने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आई मॉन्स्टर बाय पर अटैक कर देता है। फे बाय को बचा लेती है। फेंग बताता है कि ये आई मॉन्स्टर एक एंसेंट मॉन्स्टर है। अगर ये मॉन्स्टर एक बार किसी को पकड़ ले, वो उससे तब तक एनर्जी खींचते रहता है जब तक वो इंसान मर न जाए। इसके बाद वो लोग फिर से होयांग को ढूंढने लगते हैं। फेंग बताता है कि उसे होयांग का सिग्नल मिला है। ये जगह वो आखिरी जगह है जहाँ पर होयांग ने आखिरी बार सिग्नल भेजा था, लेकिन होयांग यहाँ पर नहीं है। फिर फेंग को होयांग का पेंडेंट मिलता है और उस पेंडेंट में आखिरी मैसेज ये था कि होयांग को उस माउंटेन में कुछ मिला है
और हुइयांग वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा है। हुइयांग ने और कोई डिटेल नहीं बताई, इसीलिए उन लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर उस माउंटेन में क्या है। फेंग को ऐसा लगता है कि हुइयांग उस माउंटेन की बात कर रहा है जो इस बॉर्डर के पास है। बाय कहता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले सेक्टर को बता देना चाहिए, लेकिन फे कहती है कि हमें इतनी छोटी सी बात सेक्टर को नहीं बताना चाहिए, इसीलिए वो आगे बढ़ जाती है। बाय कहता है कि हमें नहीं पता उस माउंटेन में क्या है, इसीलिए हमें सेक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। फेंग कहता है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद हम सेक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी तरफ दो लोग जंगल में भाग रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम्हें पता है ये मिशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी उन्हें एक पावरफुल बूढ़ा आदमी कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। बाय की टीम एक लैंड के एंट्रेंस के सामने पहुंच जाते हैं। ये जगह एक कब्रिस्तान की जैसी लग रही होती है। तभी बाय डर जाता है क्योंकि वहाँ से एक आदमी आ रहा होता है। तभी बाय को ऐसा लगता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो उन दोनों को रोकने लगता है। लेकिन फेई और फेंग बिल्कुल भी बाय की बात नहीं मानते और अंदर जाने लगते हैं। बाय अंदर जाने से पहले बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलीस्मिथ लगाने लगता है। बाय अंदर जाने के बाद बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खामोशी होती है और यहाँ पर पेड़ भी बहुत अजीब होते हैं। एक आदमी बताता है कि मास्टर को खामोशी में कल्टीवेशन करना अच्छा लगता है। फेंग उस आदमी से कहता है कि वो उनके मास्टर से मिलना चाहता है। वो आदमी कहता है कि तुम बस मेरे पीछे चलो। थोड़ा चलने के बाद उन्हें किसी गाने की आवाज आ रही होती है। बाय को एक खुशबू सुनाई देती है जो कि उसने पहले भी कहीं सूंघी थी। इसके बाद वो गाने वाली आवाज उनसे कहती है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और रोना नहीं चाहिए। बाय को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फेई बाय से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, हम थोड़ी देर में आते हैं। बाय बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो सोचता है कि क्या मैं वापस सेक्टर में चला जाऊं, वो सेक्टर की पनिशमेंट खा लेगा। तभी बाय को एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी बाय के ऊपर एक रेड शेडो अटैक कर देती है। बाय फेई से कहता है कि उसे किसी ने धक्का दिया। फेई बाय की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। इसके बाद फेंग ये देखता है कि जिस आदमी के पीछे वो लोग चल रहे थे वो वहाँ से गायब हो गया था। फिर उन दोनों को पता चल जाता है कि बाय सही कह रहा था। फेई बाय से कहते हैं कि इस रिबन से दूर ही रहो। तभी जो आदमी इन लोगों पर अटैक कर रहा होता है वो सामने आ जाता है। फेंग उससे कहता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी उनसे कहता है यहाँ पर सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं, और वो भी उन्हें हुइयांग के पास भेज देगा। फेंग को उस आदमी की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि इस आदमी ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया था। फेंग उस आदमी पर अटैक कर देता है। वह आदमी बताता है कि तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते। यह आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए उन्हें उस सेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन कांटेक्ट करने के लिए ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा होता है। एक आदमी उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। वो तीनों गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ पर एक रे एक्टिवेट हो जाती है जो कि ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज करती है। इतनी बड़ी एरे को बनाने में कई साल लग गए होंगे। एक बार ये रे कंप्लीट हो गई तो ये धीरे धीरे हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को छीन लेंगी और फिर हम लोग मर जाएंगे। बाय ये सुनकर डर जाता है क्योंकि वो यहाँ पर मरने वाला होता है। इसके बाद बाय फेई को एक अटैक से बचाता है। फेई बाय से पूछती है क्या तुम्हें कुछ लगी तो नहीं। बाय फेई से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। फेई बाय से कहती है अगर तुम मुझे बचाते हुए मारे गए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मैं हर वक्त पछताते रहूंगी। तभी वह आदमी उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम लूशियन क्लैन के लिए मरोगे। बाय वहां से भागने लगता है। फेंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि बाय फिर से भागने लगता है। बाय उनसे कहता है कि इस बड़े पेड़ का खाना बनने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। बाय को वहाँ पर एक रास्ता नजर आता है, लेकिन वो रास्ता उस आदमी का एक इल्यूजन होता है। वह आदमी एरे का यूज करके इस इल्यूजन को क्रिएट कर रहा होता है। फिर फेई उस आदमी पर अटैक कर देती है और उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। फेई उस आदमी की तरफ एक पिल बॉम्ब फेंकती है जिस पर वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद फेई वहाँ पर हुइयांग को देखती है। तभी वहाँ पर बाय एक डेमोनिक मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन बाय उस मॉन्स्टर को ट्रिक कर वहाँ से भाग जाता है। वो मॉन्स्टर बाय को उस रिबन से पकड़ लेता है। बाय अपने ताकत का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर को वहाँ से फेंक देता है और अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। स्वॉर्ड के प्रेशर से उस एरिया में एक होल हो जाता है और वो होल वहाँ से भागने का उनका एक अच्छा चांस होता है। तभी फेई वहाँ पर हुइयांग को लाती है। हुइयांग उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि लूशियन क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है। फेई उससे कहते हैं कि वो अब यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि स्वॉर्ड सकिंग एरे कंप्लीट हो गई है। फिर वहाँ पर जमीन में से पेड़ की जड़ें उन्हें पकड़ने के लिए निकलती है। बाय फेई से कहता है कि उसने एरे में होल किया है। फिर वहाँ पर फेई हुइयांग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। बाय भी होल की तरफ जाने लगता है। तभी फेंग बाय की हेल्प मांगता है, लेकिन ये हेल्प फेंग की एक ट्रिक होती है।
तभी वहाँ पर वो जड़े बाई को पकड़ लेती है। फेंग बाई से कहता है कि वो जंगल में लकी था इसीलिए वहाँ पर बच गया, लेकिन वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। फेंग देखता है कि एरे बंद हो रही है और बाहर फेंग ये सोचती है कि आखिर फेंग और बाई बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। बाई को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे फेंग ने धोखा दे दिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग को भी वो जड़े पकड़ लेती है। फेंग पिल बॉम्ब यूज करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी फेंग शॉक हो जाता है जब वो ये देखता है कि बाय तो जमीन में से निकल रहा है। तभी फेंग कहता है कि वो तो मरने वाला है, इसीलिए वो बाय को साथ में लेकर जाएगा। फेंग पिल बॉम्ब फेंकता है, तभी वो रूट्स टैंक को पकड़ लेती है। तभी वो पिल बॉम्ब फट जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाय की अनडाइंग स्किन की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। फेंग अपने आप से प्रॉमिस करता है जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो बाय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तभी वो आदमी उससे कहता है कि वो यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बाय वहाँ से बाहर आ जाता है और वो फेंग के सामने ऐसा दिखाता है कि वो कितना दुखी है। वो उसे ये भी बताता है कि फेंग ने उसकी जान बचाई। तभी हम देखते हैं कि लुशियन क्लैन किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी वहाँ पर उन्हें आकर बताता है कि वो तो सिर्फ एक ही को पकड़ पाए और बाकी दोनों हुइयाओं को लेकर वहाँ से भाग गए। मास्टर चैंग यू कहता है कि कोई बात नहीं, हमें तो बस हमारे गोल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं। वो आदमी लीडर से कहता है कि मैं उन्हें फॉलिंग माउंटेन बाहर जाने से पहले ही पकड़ लूंगा। भाई ये देखता है कि अभी भी ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा। फिर फेई कहती है कि क्या वो यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएंगे। हुयांग कहता है कि ये बहुत ही सीरियस बात है। लुशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर के साथ बगावत की है। जब स्पिरिट सेक्टर को इस बात का पता चलेगा तो वो लुशियन क्लैन को नहीं छोड़ेंगे। फिर रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनसे फेंग भी नहीं बच पाया जो कि कंडेंसेशन के लेवल 7 पर था। फेई बाई से पूछती है कि तुम्हें तो अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। बाई उससे कहता है कि मुझे डर लग रहा है लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। फेई कहती है कि बाई सही कह रहा है, हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। हुयांग की एनर्जी अब काफी ज्यादा रिकवर हो चुकी थी। फिर हुयांग एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि बाई उसे एक पंच मार देता है जो कि मैंने उसे मारने के लिए कहा था। बाई को पता चलता है कि ये लोग वहाँ से उड़ते हुए शिप पर आए हैं, लेकिन उन लोगों को आसपास के गांव का पता नहीं है। हुयांग बताता है कि आसपास के गांव डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लुशियन क्लैन ने ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर ये सब किया है। उन लोगों ने इनोसेंट लोगों को मारा और उनकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर ली और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हुयांग उन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अगर वो लोग न आते तो उसकी भी जान नहीं बच पाती। हुयांग उन्हें कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी उन पर एक इविल एनर्जी अटैक कर देती है और वो आदमी उनसे कहता है कि जाने की इतनी जल्दी भी क्या है, तुम लोग मरने के लिए रेडी हो जाओ। फेई बाई से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और सेक्टर को लुशियन क्लैन की बगावत के बारे में बता दे। बाई वहाँ से हिम्मत कर भागने लगता है और खुद से कहता है कि उसे यहाँ पर जिंदा रहना होगा। बाई फिर तेज भागने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये आदमी कौन सी एनर्जी यूज कर रहा है। बाई एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसे अभी भी हुयांग और फेई की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ फेई और हुयांग की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। उन्हें लुशियन क्लैन के लोगों ने घेर रखा था। फेई अभी भी होश में होती है, इसीलिए लीडर उनसे कहता है कि इसे मार दो। फेई को मारने के लिए वो आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन उससे मारने से पहले ही वहाँ पर कोई आके फेई को बचा लेता है। वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं जब वो लोग बाय को देखते हैं क्योंकि बाय उन्हें बचाने के लिए वापस आ चुका था। बाय कहता है कि वो उन्हें ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़कर जा सकता और प्रॉमिस करता है कि वो इन्हें बचा लेगा। फेई एक बार फिर से बाय को यहाँ से भागने के लिए कहती है। लुशियन क्लैन के लोग भी बाय की बहादुरी को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। लीडर उनसे कहता है कि इसे खत्म कर दो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि बाय उन्हें अपनी फाइटिंग एबिलिटी दिखाने लगता है। फेई भी बाय को देखकर कहती है, बाय हमेशा खतरों से भागता रहता है, लेकिन इस बार वो वापस क्यों आया है। फेई कहती है क्या बाय पहले से इतना ज्यादा पावरफुल था जब वो दोनों अटैकर्स को एक साथ खत्म कर देता है। इसके बाद लीडर चेन यू भी बाय पर अपनी घोस्ट एबिलिटी यूज करता है और वो बाय से कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि बाय को अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लीडर फिर से अपनी एबिलिटी यूज करता है, लेकिन ये एबिलिटी बाय को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, उसे सिर्फ कुछ खरोंचे आती है। फेई ये देखकर सोच रही होती है क्या ये अनडाइंग एबिलिटी है। फिर ये देखकर लीडर सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़के को क्यों कुछ नहीं हो रहा है, जबकि बाय सिर्फ की कंडेंसेशन के लेवल 5 पर है। लीडर चेन यू को ऐसा लग रहा होता है कि वो इससे ज्यादा पावरफुल है। फेई ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि बाय पहले अटैक खा रहा है और इसके बाद अटैक कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि चैन की पावर और स्पीड बाय से ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है। इसके बाद बाय बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। चेन यू हार जाता है, लेकिन वो इस बात को मारने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो बाय को मारने के लिए एक इविल मॉन्स्टर में बन जाता है। बाय को मारने के लिए उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी। फेई बाय को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन बाय हार नहीं मानता और अपने डिवाइन कॉर्डरन को समन करता है, जो उसे मोनूमेंट क्लियर करने पर उसे प्राइज में मिला था। बाय उस कॉर्डरन को उस मॉन्स्टर के साथ क्रश कर देता है। उधर लीडर को भी पता चल जाता है कि चेनयू मर गया है। सबको ऐसा लग रहा था कि चेनयू लो लेवल डिसाइपल से लड़ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? चेनयू लेवल की कंडेंसेशन के लेवल 8 पर था। सबको ऐसा लगता है कि स्पिरिट सेक्टर को पता लग चुका है, इसीलिए उन्होंने हेल्प भेजी है। सब लोग डर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लीडर कहता है कि घबराओ मत, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाय खुश होता है। तभी फेई उससे कहती है कि हिलो मत, तुम्हारे चेस्ट में एक स्वॉर्ड घुसी है। फेई उससे कहती है कि मैं इस स्वॉर्ड को निकाल लूंगी और तुम्हें हील कर दूंगी। बाय जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन फेई ने अभी तक उस स्वॉर्ड को हाथ भी नहीं लगाया था। बाय उससे कहता है कि वो नर्वस हो गया था। फेई एकदम से उस स्वॉर्ड को उसके चेस्ट में से निकालकर ब्लड को रोक देती है। फेई उससे कहती है कि वो वाला बाय कहाँ है जो कुछ देर पहले बिना डरे लड़ रहा था, लेकिन बाय वहीं पर सो जाता है। फेई उसे देखकर ब्लश करने लगती है। हुईयांग बाय की कल्टीवेशन देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले वो उसकी कंडेंसेशन के लेवल 2 पर था। बाय स्पिरिट सेक्टर के टॉप स्टूडेंट से भी ज्यादा फास्ट कल्टीवेट कर रहा है और उसने अनडाइंग स्किन भी प्रैक्टिस की है और उसकी की कंडेंसेशन की लेवल 5 पर है, लेकिन फिर भी उसने लेवल 8 कल्टीवेटर को हराया है। बाय उससे कहता है कि वो तो बस लकी था। वो सब बात कर रहे होते हैं, तभी उनके फ्लेम पर कोई एक एरो फेंकता है। बाय वो एरो अपनी चेस्ट पर ले लेता है। उधर हिंग चेंग की बॉडी देखकर कहता है, आखिर यहाँ पर ऐसा कौन है जिसने इसे फॉरबिडन टेक्निक यूज करने पर मजबूर कर दिया। इससे उसे पता चल जाता है कि ये जो कोई भी है वो पावरफुल है, लेकिन इससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में लूशन क्लैन के मेंबर बाय के ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं। बाय के ग्रुप को बेस में पहुंचने में और 3 दिन लग जाएंगे। हुईयांग उसकी जान बचाने के लिए बार बार उनको शुक्रिया अदा कर रहा होता है और वो बाय से कहता है कि अगले जन्म में वो बाय के इस बदले का एहसान चुकाएगा। बाय हुईयांग से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हमारे पास और बहुत सारे एक्सेलर है। कुछ देर बाद हुईयांग की हालत अभी भी ठीक नहीं होती। वो बाय से कहता है कि तुम मेरे ऊपर ज्यादा एक्सेलर वेस्ट मत करो। बाय का ग्रुप केव के अंदर जाने के बाद बाय केव का रास्ता पत्थरों से बंद कर देता है। तभी फेई की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लूशन क्लैन के पास लीडर के अलावा और एक 9 स्टेज का की कंडेंसेशन के लेवल का मेंबर है और उस आदमी का नाम हैंग है। तभी लूशन क्लैन के एक मेंबर को वो केव मिल जाती है। जैसे वो हैंग को बताने वाला होता है, उससे पहले ही बाय उसे मार देता है। वो लोग अभी भी सेफ नहीं है। तभी उनकी तरफ रेड क्लाउड का मॉन्स्टर आ रहा होता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये हैंग का एक मॉन्स्टर पेट है और वो क्लाउड बहुत तेजी से उनके तरफ ही आ रहा होता है। बाय उनसे कहता है कि हम इससे लड़ नहीं सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी फेई और हुईयांग वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन बाय के पास अभी भी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बची है। अगर बाय सेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है तो हो सकता है कि वो लोग बच जाएं। बाय को पता होता है कि वो लोग उसके लिए उनकी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि बाय बच जाए। वो इविल एनर्जी उनके बहुत ज्यादा पास आ चुकी थी। फेई बाय से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये देखकर आखिरकार बाय वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। बाय के जाने के बाद वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर बाय तो बच जाएगा। फेई और हुईयांग कहते हैं कि जब तक बाय सेफ जगह नहीं पहुंच जाता, हम इन लोगों को रोक कर रखेंगे। दूसरी तरफ बाय उन सब लोगों को बचाना चाहता है, इसीलिए वो बहुत बड़े क्लिप पर चढ़ जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि जिन लोगों को मुझसे लड़ना है आओ, मैं उससे लड़ूंगा। ये देखकर फेई और हुईयांग शॉक हो जाते हैं। अब बहुत सारे एनिमीज बाय की तरफ भागने लगते हैं। ये देखकर फेई कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। बाय की आवाज सुनकर हैंग बाय का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और सारे क्लैन मेंबर को बाय के पीछे भेज देता है। बाय को मारने के बाद वो लोग उसके दोस्तों के पीछे जाएंगे। बाय जंगल की तरफ भागने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ देर तक लूशन क्लैन के मेंबर्स को भटकाना है ताकि हुईयांग और फेई वहां से भाग पाए। एक के बाद एक मेंबर बाय पर हमला कर रहा होता है। कोई तलवार तो कोई कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन बाय सबको हरा देता है। बाय को कभी कभी छुपना पड़ता है जब कोई तीरंदाज उसकी तरफ तीर फेंक रहा होता है। वो तीरंदाज सबसे कहता है कि मैं बाय को यहाँ से हिलने नहीं दूंगा, तुम सब लोग उनके दोस्तों की तरफ जाओ। इससे बाय का प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए बाय बाहर निकलकर एक तीर खा लेता है।
और वो तीर खाने के बाद बाय उस तीरंदाज को मार देता है। कुछ मेंबर्स हैन पास आके उन्हें बताते हैं कि उन्हें बाय नहीं मिला, लेकिन उन्हें जंगल में बहुत सारे एरोज मिले जिस पर खून लगा था। इसका मतलब बाय बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। दूसरी तरफ जंगल में बाय का खड़ा हो पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो सोच रहा होता है कि लगता है मेरे दोस्त बच गए होंगे। तभी बाय लुशियन क्लैन के मेंबर्स की बातें सुन लेता है। वो लोग कहता है कि माउंटेन के पास उन्हें ब्लड मिला है। तभी बाय को समझ आ जाता है कि वो लोग जल्द ही उनके दोस्तों के पास पहुंच जाएंगे। तभी बाय उनका फिर से ध्यान भटकाने लगता है और सारे मेंबर्स बाय के पीछे भागने लगते हैं। फेई कहती है कि हमें सुबह होने से पहले बॉर्डर के पास पहुंचना होगा। उधर बाय बहुत सारे मेंबर्स को हरा देता है। तभी बाय को ट्रांसमीटर के जरिए पता चलता है कि कुछ मेंबर्स ने उनके दोस्तों को ढूंढ लिया है। बाय आखिरी मोमेंट पर आके फेई को एक एरो से बचा लेता है। बाय उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो और वो खुद उन लुशियन क्लैन के मेंबर से लड़ने वाला है जो कि कंडेंसेशन के लेवल 6 पर है। ये एनिमीज थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बाय उन्हें भी हरा देता है। बाय उनसे कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, अगर दम है तो मुझसे लड़ो। तभी वहाँ पर हैंक का पेट स्नेक उसे पकड़ लेता है। तभी हैन वहाँ पर आकर बाय से कहता है कि बच्चे तुम में दम है। हैन बाय से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि बाय की कंडेंसेशन के लेवल 5 पर है, लेकिन उसने लुशियन क्लैन के दर्जनों की कंडेंसेशन के लेवल 6 मेंबर को हराया और चेनयू जो कि लेवल 7 पर था उसे भी मार दिया। बाय को हैन पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लुशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया। हैन का स्नेक बाय के ऊपर ग्रिप टाइट कर देता है, जिसकी वजह से बाय का सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा होता है। हैन अपने स्नेक से कहता है कि बाय को खा लो। दूसरी तरफ फे हुयांग को लेकर माउंटेन की दूसरी तरफ जा रही होती है। इधर बाय उस स्नेक के पेट में है और बाय की आंखें बंद होने लगती है। बाय को अपने बचपन की बातें याद आने लगती है। उसकी माँ ने उसके बचपन में कहा था बाय अपनी जिंदगी खुश रहकर जिए। तभी बाय के बॉडी में अचानक से पावर बढ़ने लगती है और वो की कंडेंसेशन के नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। बाय स्नेक के पेड़ को फाड़कर बाहर निकल जाता है। हैन बाय को देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि वो की कंडेंसेशन के लेवल 6 पर पहुंच गया। हैन बाय से कहता है कि वो उससे नहीं जीत सकता। तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं। हैन अपनी पावर दिखाता है और वो बाय की स्वॉर्ड तोड़ देता है। बाय का थर्ड लॉक मूव भी काम नहीं करता। हैंग बाय का हाथ तोड़ देता है। दूसरी तरफ फेई और हुयांग अभी भी भाग रहे होते हैं। हुयांग फेई से कहता है कि वो और भाग नहीं सकता। फेई उससे कहती है कि वो लोग बेस के बहुत पास है, जहाँ से वो लोग सेक्टर को मैसेज पहुंचा पाएंगे। हुयांग उससे कहता है कि तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ हैन बाय की हीलिंग एबिलिटी से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि बाय का हाथ अपने आप ही हील होने लगता है। हैन सोचता है कि अगर ये लेवल 8 पर होता तो मजा आता। बाय को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। बाय कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, इसीलिए वो कोडरोन को समन कर हैंक के ऊपर फेंक देता है। बाय ये देखकर शॉक हो जाता है कि हैंक का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। हैन बाय से कहता है कि मैंने तुम्हें कम समझा, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। हैन बाय से कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि ये मुंह वो देख पा रहा है और जिसने भी ये मुंह अभी तक देखा है वो इस दुनिया में जिंदा नहीं बच पाया। हैंग एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को समन करता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बाय लेवल 9 की पावर देखकर शॉक हो जाता है। हैंग अपनी स्वॉर्ड से बाय पर अटैक करता है। तभी बाय अपने बर्तन निकाल कर उस स्वॉर्ड को रोकने लगता है। बर्तन भी उस अटैक को रोक नहीं पाता। हैंग उससे कहता है कि मैं पहले तुम्हारे दोस्तों को मारूंगा। बाय उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। शॉक की वजह से ट्रांसमीटर भी काम नहीं कर रहा होता है और फे क्लिफ के नीचे गिर जाती है, इसीलिए फे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। हैंग बाय को लेकर माउंटेन के नीचे आ जाता है। तभी फे देखते है कि वो मैसेंजर मोनूमेंट के सामने ही है और फे रेंगते हुए उस मैसेंजर की तरफ जाती है और वो बाय से कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाओ। हैंग गुस्से में बाय को मारने लगता है। फे मोनूमेंट के और करीब जाने लगती है। हैंग के पंचेस खाने के बाद बाय उससे कहता है कि तुम्हारे पंचेस ऐसे है जैसे कोई बच्चा मार रहा है। ये बात सुनकर हैंग को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक बाय पर करने लगता है। हैंग ये देखकर शॉक हो जाता है कि बाय ने उसकी स्वॉर्ड पकड़ ली है और उसे छोड़ भी नहीं रहा। उधर फे स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज देती है। हैंग स्वॉर्ड निकाल रहा होता है लेकिन बाय उसे निकालने नहीं देता। बाय उससे कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा और तभी बाय उस स्वॉर्ड को अपने और अंदर घुसा लेता है और एक ही पंचेस में हैंग के गले के ऊपर एक होल बना देता है और अब सुबह होने लगती है और बाय इस बात से खुश होता है कि उसने फे से किया हुआ वादा पूरा किया और अब बाय बेहोश होने लगता है। उधर स्पिरिट सेक्टर को मैसेज मिल जाता है हुयांग बहुत ज्यादा इंजर्ड है और फेंग मर चुका है और बाय एक लेवल 9 कल्टीवेटर से लड़ रहा था और उन्हें भी पता नहीं है कि अब तक वो जिंदा है या नहीं। लॉ इन्फोर्समेंट हेड हुयांग जी को भी लुशियन क्लैन के बगावत के बारे में पता लग जाता है और उसे बाय का भी पता लग जाता है कि उसने पावरफुल हैंग को रोके रखा, लेकिन ये पता नहीं है कि बाय जिंदा है या मर गया। तभी वहाँ पर एक बेल बजाई जाती है और हुयांग जी सबको ऑर्डर देता है कि सारे मेंबर्स अपना काम छोड़कर सेक्टर की सेंटर में आ जाए। वहाँ पर सारे लोगों को बताया जाता है कि लुशियन
क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है और उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान ली है और हमारे एक मेंबर ने अकेले ही उन सारे लोगों को रोका और उस सारे टीममेट्स की जान भी बचाई। लेकिन अभी तक बाय की कोई खबर नहीं है और अब तुम्हारी बारी है। जिन डेविल्स ने इतने लोगों को मारा तुम उन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये सुनकर सारे लोग जोश में आ जाते हैं। दूसरी तरफ लूशियन क्लैन में लीडर सोच रहा होता है कि हैंग अभी तक नहीं आया। तभी उनका रिचुअल खराब हो जाता है जब केव टूटने लगती है। लीडर ऊपर बहुत सारे फ्लाइंग शिप्स को देखकर शॉक हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। स्पिरिट सेक्टर की आर्मी लूशियन क्लैन के बेस पर अपना अटैक स्टार्ट कर देती है। लीडर उनके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन स्पिरिट सेक्टर के मेंबर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ ही देर में लूशियन क्लैन एंड हो जाता है। चीफ ली को बताया जाता है कि अभी तक भी फेई और बाय नहीं मिले। ली सारे डिसाइपल को उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। तभी दो मेंबर्स को मोनूमेंट के पास फेई मिल जाती है। वो मेंबर उसे हील करने लगती है। फेई बाय को बचाने जाती है लेकिन अभी भी उसकी इंजरी ठीक नहीं हुई है। फेई बाय को बचाना चाहती है क्योंकि बाय ने सबकी जान बचाई है। फेई को बाय की फिक्र हो रही होती है। उधर दूसरी तरफ जंगल में स्पिरिट सेक्टर के मेंबर्स को बाय के बैटल का निशान मिलता है। ये देखकर उन्हें पता लग जाता है कि बाय ने की कंडेंसेशन के लेवल 7 वाले मेंबर से फाइट की है। ली ये देखकर सोच रहा होता है ऐसा तो टॉप लेवल स्टूडेंट भी नहीं कर पाते। आखिर बाय ने इन सब से कैसे फाइट की होगी। तभी कुछ मेंबर्स को बाय का क्लू मिलता है। तभी ली उन मेंबर्स के पास जाता है। तभी ली देखता है कि उन मेंबर्स के हाथों में एक कपड़े का पीस होता है जिसके ऊपर खून लगा होता है। तभी ली को याद आता है कि उसने यूनफे से कहा था कि ये कपड़े बाय को दे दो। ली को पता होता है कि बाय थोड़ा शैतान है लेकिन उसे ये यकीन होता है कि बाय एक दिन बहुत बड़ा कल्टीवेटर बन पाएगा। उन लोगों को पेड़ पर एक ब्लेड का निशान मिलता है जो कि लेवल 9 कल्टीवेटर का निशान होता है। ली को बताया जाता है कि बाय का बच पाना बहुत मुश्किल है। ली को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसे आने में बहुत देर कर दी। तभी वहाँ पर फेई आती है और वो सोचती है कि अभी तक बाय की बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब हो सकता है कि वो अभी तक जिंदा है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर फेई को वो कपड़ा दिखाता है तो वो जोर से रोने लगती है। ले दूसरे डिसाइबल से कहता है कि अभी भी सर्च जारी रखो। उधर स्पिरिट सेक्टर में लीडर युआन को बताया जाता है कि अभी तक भी बाय नहीं मिला। युआन कहता है कि हमने एक डायमंड खो दिया है जिसने अपने सेक्टर के लिए अपनी जान दे दी। अगर लूशियन क्लैन अपने प्लान में कामयाब हो जाता तो स्पिरिट सेक्टर बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाता। बाय ने उन्हें रोके रखा इसीलिए उसके टीममेट ने सही समय पर स्पिरिट सेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। स्पिरिट सेक्टर बाय के इस सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूलेगा। कुछ देर बाद बाय का फ्यूनरल मनाया जाता है और बाय के सारे दोस्त रो रहे होते हैं। जैंग कहता है कि हमें बाय को रिस्पेक्टफुली अलविदा कहना चाहिए लेकिन वो फिर रोने लगता है। फिर वो स्पीच देता है कि बाय कितना महान था। बाय ने बुराई के सामने घुटने नहीं टेके इसीलिए अच्छाई की जीती। मैं भी रोने लगती है और वो कहती है कि मेरा बाय मुझे वापस करो। बाय को लिन ड्यूओ का डिसाइपल बनाया जाता है और उसे ऑनर ऑफ द डिसाइपल का टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल जब से स्पिरिट सेक्टर बना है तब से सिर्फ 9 लोगों को मिला है और 10वां बाय है। बाय के लिए एक बेल बजाई जाती है। ली सोचता है कि बाय नहीं मारा जाता अगर मैं उसे यहाँ नहीं लाता या फिर मैंने बाय पर ध्यान दिया होता। बाय के सारे साथियों को सेक्टर का इनर डिसाइपल बना दिया जाता है लेकिन फिर ये टाइटल लेने से मना कर देती है। एल्डर ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सेक्टर का इनर डिसाइपल बनना सबका सपना होता है। वहाँ पर लोग कहते हैं कि फेई का दिमाग खराब हो गया है। सेक लीडर युआन भी जानना चाहते हैं कि आकर फेई ने इनर डिसाइपल बनने से मना क्यों कर दिया। फेई उनसे कहती है कि मेरी और एक रिक्वेस्ट है, मुझे डोंगलैंग सिटी में भेज दिया जाए। लीडर युआन बताते हैं कि वो सिटी लूशियन क्लैन के पास है जो कि एक बंजर जमीन है और बहुत ही खतरनाक है और वहाँ पर कोई नहीं जाता। फेई को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि बाय अभी भी जिंदा है इसीलिए वो वहाँ पर जाकर उसका वेट करना चाहती है। लीडर युआन फेई की बात मान लेते हैं। सबके जाने के बाद फेई बाय के टॉम स्टोन को देखकर कहती है बाय भी यही चाहता होगा कि मैं न जाऊँ लेकिन बाय ने अपनी जान को खेलकर सबकी जान बचाई है इसीलिए मुझे जाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाय एक सपना देख रहा होता है। वो सपने में देखता है कि वो तो स्पिरिट सेक्टर का हीरो बन चुका है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि उसकी पूरी बॉडी हील हो चुकी है। बाय सोचता है कि क्या मैं मर गया हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। बाय उससे कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो गलती से इस केव में आ गया। बाय खुश होता है कि वो सेफ है। जब वो वहाँ से भागने लगता है तो वो एक बैरियर से टकरा जाता है। वो बूढ़ा उससे कहता है कि ये इंटेंस बैरियर है, तुमने अनडाइंग प्रैक्टिस की है तब भी तुम इसे तोड़ नहीं सकते। बाय ये सुनकर हैरान हो जाता है कि इस बूढ़े को पता है कि मैंने अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस की है। बूढ़ा बाय को एक्सप्लेन करता है जितनी उसने चोटें लगी थी, अगर उसने अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस नहीं की होती तो अब तक वो मर चुका होता।
अनडाइंग स्किन ना चाहते हुए भी आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करके पूरी बॉडी को हील कर देती है। वो आदमी बाय को एक फील देता है जो कि बाय की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करेंगी। वो आदमी बाय से कहता है कि मैं 15 दिन के बाद फिर से इस केव में वापस आऊंगा। बाय कहता है कि ये कितना ज्यादा अजीब है। वो आदमी ये चाहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ और पावर रिकवर करूं, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं। बाय कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो आदमी खिला पिला कर मुझे मोटा करेगा ताकि बाद में वो मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। बाय कहता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, मुझे खुद को रिकवर करना होगा। इसीलिए वो अपना बर्तन निकाल कर उसमें पिल डालकर उसकी एनर्जी बढ़ाने लगता है। वो अपनी स्किन को आयरन से ब्रोंज बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन उसकी ये ट्रेनिंग हमेशा की तरह बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। प्रैक्टिस करने के बाद बाय ब्रोंज स्किन कर लेता है और वो फिर से ब्रेक थ्रू करने लगता है और सिल्वर स्किन कर ले। वो बूढ़ा आदमी भी बाय की इस प्रोग्रेस से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि बाय इतने कम टाइम में इतना आगे बढ़ गया है। बाय उस बूढ़े आदमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उस पर शक किया। उस बूढ़े आदमी की वजह से ही बाय सिल्वर स्किन कर पाया। वो बूढ़ा बाय से कहता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी ही मेहनत है। अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। सिर्फ वही लोग अनडाइंग स्किन को मास्टर कर सकते हैं जो दोनों स्क्रूल को मास्टर कर ले। वो बूढ़ा आदमी बाय से कहता है कि बाहर जाने के बाद वो किसी को भी ना बताए कि वो मुझसे मिला था, और जाते हुए वो बाय को अनडाइंग स्किन का मिसिंग स्क्रोल देता है जिससे बाय अनडाइंग स्किन को पूरी तरह से मास्टर कर पाएगा। उधर डोंगलांग सिटी में एक आदमी फेई को बताता है कि उसका लीडर गुस्से में है क्योंकि फेई ने पिछले 6 महीने से इस सिटी की रिपोर्ट लीडर को नहीं भेजी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। फेई को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ बाय को ढूंढना चाहती है। सिटी के अंदर एक भिखारी को एक दुकानदार बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा होता है क्योंकि वो पैसे दिए बिना वहाँ से खाना उठा रहा था। फेई दुकानदार से कहते हैं कि इसे थोड़ा खाना दे दो। फेई उस भिखारी की आवाज सुनकर शॉक हो जाती है। जब वो भिखारी उसे थैंक्स कहता है, फेई इस आवाज को कभी भी नहीं भूल सकती। पास में ही कुछ लोग उस भिखारी की इंसल्ट कर रहे होते हैं। फेई उस भिखारी की तरफ बढ़ती है और उसका नाम लेती है। ये भिखारी कोई और नहीं बाय होता है। फेई को उसको देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को फेई बाय को नए कपड़े और खाना देती है। फेई बाय को बताती है कि पिछले 6 महीने से वो उसे ढूंढ रही है और सेक्टर में भी सारे लोग दुखी है। बाय फेई से कहता है कि उसका ट्रांसमीटर गुम हो गया था और उसे भी उनकी फिक्र हो रही थी, लेकिन बाय को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि फेई इस सिटी में आखिर कर क्या रही है। तभी फेई बाय को हिम्मत करके बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। फेई बाय को बताती है कि वो अपने पापा के अलावा सिर्फ उसी से ही क्लोज है। बाय उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ये सुनकर फेई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाय उससे कहता है कि घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ। फेई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले ही बाय उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर सर रखकर सो जाता है। सुबह जब बाय की आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा था। फेई वहाँ से चली गई थी। बाय को ऐसा लगता है कि फेई वापस सेक्टर में चली गई होंगी। उधर सेक्टर में सब बाय की याद कर रहे होते हैं। सभी को बताया जाता है बाय के इस सेक्रीफाइस को सेक्टर कभी नहीं भूलेगा और बाय का स्टैचू बनाया जाता है। तभी वहाँ पर एक फ्लाइंग शिप उस स्टैचू पर आकर लगती है। उस स्टैचू का सर टूट जाता है और सभी लोग बाय को देखकर वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो, मैं जल्दी आपके लिए इसका नया एपिसोड लेकर आऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।